वो 31 अगस्त 1997 की रात थी। रात के अंधेरे में एक काली मर्सिडीज कार पेरिस की सड़कों पर चक्कर काट रही थी। कार में अपनी प्रेमिका के साथ बैठा था उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स डीलर का भांजा और लंदन के एक बड़े बिलियनियर का बेटा। कार के पीछे फ्लैश चमकाते कुछ लोग ऐसे पड़े थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पीछे। भागम भाग के बीच रास्ते में पोंट डे ल अल्मा की सुरंग आती है और वहीं होता है एक हादसा। मर्सिडीज एक फिएट कार से टकराती है, फिर एक पिलर में जा भिड़ती है। कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। हादसा तो हो गया, लेकिन इतने ताकतवर शख्स के बेटे को बचाने के लिए समय पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचती। हैरत की बात यह कि उस रात उस सड़क और सुरंग के पास कोई भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। थ्योरीज चलती हैं कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। थ्योरीज के मुताबिक उंगलियां उठी दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक MI6 पर और ब्रिटेन के शाही परिवार पर। आरोप लगा कि उस कार में बैठे बिलियनियर के बेटे और उनकी प्रेमिका, जो उस वक्त दुनिया की सबसे मशहूर महिला थीं, को रास्ते से हटाने के लिए ब्रिटेन ने मौत का ये जाल बुना था। इस जाल में दोनों फंस गए। महिला की मौत पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उस कार में मौजूद वो दूसरा शख्स कौन था? कौन था जिसने दुनिया की सबसे मशहूर राजकुमारी का दिल जीत लिया था, साथ ही ब्रिटिश एलिट क्लास के रातों की नींद उड़ा दी थी? वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि लंदन के अरबपति बिजनेसमैन का बेटा और आर्म्स डीलर अदनान खाशोगी का भांजा डोडी अल फायद था। और उसकी प्रेमिका थी मशहूर प्रिंसेस और वेल्स की राजकुमारी डायना। नमस्ते, मैं आकाश हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस एपिसोड में किस्सा अरबपति मोहम्मद अल फायद के बेटे डोडी अल फायद की, जिसके इश्क की दास्तान ने ब्रिटिश रॉयल फैमिली की नींव हिला दी थी। आखिर डोडी अल फायद और राजकुमारी डायना के बीच क्या रिश्ता था? क्या वाकई वो दोनों सगाई करने वाले थे, जिसे राजशाही परिवार ने एक धब्बे की तरह देखा और बर्दाश्त नहीं कर सका? क्या डायना को पहले से पता था कि उनका एक्सीडेंट होने वाला है? कैसे हॉलीवुड में पैसा लगाने वाला और एक प्लेबॉय की इमेज रखने वाले डोडी की जिंदगी में दुनिया की सबसे चर्चित महिला की एंट्री हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में उस एक्सीडेंट में MI6 और ब्रिटिश राज परिवार का हाथ था? बात उन 200 से ज्यादा महिलाओं की भी करेंगे जिन्होंने एक ही आदमी पर शोषण का आरोप लगाया था। इस कहानी की शुरुआत होती है 1929 के इजिप्ट से। यहाँ अलेक्जेंड्रिया शहर के साधारण से परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मोहम्मद फायद। पिता एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। परिवार आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं था। शुरुआती दिनों में मोहम्मद फायद ने अलेक्जेंड्रिया की सड़कों पर कोका कोला और नींबू पानी बेचा। बाद में सिलाई मशीनें बेचीं, लेकिन उनके सपने इन तंग गलियों से बहुत बड़े थे। वो जानते थे कि अगर इस गरीबी से बाहर निकलना है तो बड़े लोगों के बीच अपनी जगह बनानी होगी। यह मौका उन्हें मिला 1950 के दशक में। के दशक में मोहम्मद इजिप्ट से निकलकर सऊदी अरब पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर बनने वाला था। नाम था अदनान खाशोगी। खाशोगी का परिवार सऊदी अरब के शाही खानदान के बेहद करीब था। उनके पिता सऊदी के राजा के पर्सनल डॉक्टर थे। खाशोगी उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक माने जाते थे, जो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर थे, या कहें कि कई बार कुख्यात भी थे। मोहम्मद फायद ने अपने बिजनेस सेंस से अदनान खाशोगी और उनके पिता को इम्प्रेस कर लिया। इसी का फायदा उठाते हुए 1954 में मोहम्मद फायद ने अदनान खाशोगी की 18 साल की बहन समीरा से शादी कर ली। शादी के अगले ही साल 15 अप्रैल 1955 को अलेक्जेंड्रिया में इन दोनों को एक बेटा हुआ। पूरा नाम इमाद एल दिन मोहम्मद अब्देल मुनीम फायद। इस बच्चे को दुनिया आगे डोडी के नाम से जानने वाली थी। जब डोडी बहुत छोटे थे तभी मोहम्मद फायद और समीरा का तलाक हो गया। डोडी की परवरिश मिस्र में उनकी मां के परिवार ने और बाद में स्विट्जरलैंड में हुई। मतलब डोडी बचपन से ही एक दौलतमंद माहौल में पले बढ़े।
एक तरफ पिता मोहम्मद फायद का बढ़ता हुआ बिजनेस एम्पायर था, दूसरी तरफ मामा अदनान खाशोगी की बेहिसाब संपत्ति। लेकिन इस तरह की परवरिश अपना एक अलग असर भी छोड़ती है। डोडी हमेशा अपने पिता से दूर ही रहे। उन्हें हमेशा ऐसा लगा जैसे वो किसी और के घर की चौखट पर खड़े हों। अपने मामा अदनान खाशोगी के घर में एक आउटसाइडर फील करते थे वो। डोडी के पिता मोहम्मद फायद की महत्वाकांक्षाएं लगातार परवान चढ़ रही थीं। 1960 के दशक में मोहम्मद दुबई चले गए। उस वक्त दुबई आज जैसा चमकता हुआ शहर नहीं था। अरब शेखों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था उस वक्त, और मोहम्मद ने यहाँ एक बड़ा मौका देखा। उन्होंने अरब शेखों और ब्रिटिश कंपनियों के बीच बंदरगाह बनाने की बड़ी बड़ी डील्स करवाईं। इन सौदों में फायद ने करोड़ों का कमीशन कमाया। पैसा आया तो मोहम्मद फायद 1970 के दशक में लंदन शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपने नाम के आगे अल लगा लिया ताकि उनका नाम किसी शाही घराने जैसा लगे। इसी के साथ अब वो मोहम्मद अल फायद बन चुके थे। 1971 में उन्होंने एक बड़ा दांव खेला और पेरिस का मशहूर रिट्ज होटल खरीद लिया, जिससे अल फायद अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि यूरोप के रसूखदार लोगों में गिने जाने लगे थे। अल फायद का सबसे बड़ा कदम अभी बाकी था। 1985 में उन्होंने उस वक्त दुनिया का सबसे आइकॉनिक डिपार्टमेंट स्टोर हैरोड्स खरीद लिया। लेकिन यह खरीद आसानी से नहीं हुई थी। हैरोड्स को हासिल करने के लिए अल फायद की एक ब्रिटिश बिजनेसमैन टीनी रॉलैंड के साथ बहुत लंबी लीगल बैटल चली। रॉलैंड किसी भी कीमत पर हैरोड्स अल फायद के हाथों में नहीं जाने देना चाहते थे। इस जंग में दोनों तरफ से कीचड़ उछाले गए। टीनी रॉलैंड ने अपनी किताब अ हीरो फ्रॉम जीरो में अल फायद परिवार के बारे में लिखा है कि मोहम्मद फायद ने अपने रसूख और अपनी दौलत की झूठी कहानियां गढ़ी थीं ताकि ये खुद को दुनिया के सामने एक शाही खानदान का बता सकें। इसीलिए अपने नाम के आगे अल लगाया, जबकि उनके पिता एक साधारण स्कूल टीचर थे। भले ही अल फायद ने हैरोड्स खरीद दिया, लेकिन ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कभी दिल से अपनाया नहीं, उनका मजाक उड़ाया। ब्रिटिश मीडिया उन्हें अक्सर फोनी फेरो यानी फर्जी फिरौन कहकर बुलाती थी। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फिरौन कहा जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें कभी यूके की नागरिकता भी नहीं दी। अल फायद हमेशा खुद को वहां एक आउटसाइडर ही फील करते रहे। नागरिकता न देने के पीछे भी एक कारण था जिसकी कहानी हम आपको आगे सुनाएंगे। इन सब के बीच डोडी फायद बड़े हो रहे थे। 1970 के दशक के बीच डोडी लंदन अपने पिता के पास आ गए। उन्हें इंग्लैंड के प्रतिष्ठित सैंडहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई के लिए भेजा गया, वही एकेडमी जहां ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। लेकिन डोडी ने अपना कोर्स बीच में ही छोड़ दिया। फिल्मों की ओर उनका रुझान था तो लंदन फिल्म स्कूल में दाखिला लिया। डोडी अपने पिता और अपनी आदतों की वजह से लंदन में चर्चित होने लगे थे। लंदन के टैबलॉइड्स ने उनकी एक और तस्वीर सामने रखनी शुरू कर दी थी, एक प्लेबॉय की छवि, एक अरबपति का वारिस, वो आदमी जो अपने पिता के पैसे और नाम के दम पर दुनिया घूमता था। 80 के दशक के गॉसिप कॉलम्स उनके हाई प्रोफाइल एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के साथ डेटिंग की खबरों से भरे रहते थे। लेकिन डोडी सिर्फ एक बिगड़े हुए रईसजादे नहीं थे। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध अपनी ओर खींच रही थी, और वो सिर्फ पैसा बहाने वाले फाइनेंसर भी नहीं थे। उन्होंने बाकायदा काम किया। स्टोरी टेलिंग को लेकर उनमें गजब का पैशन लोग देखते थे। 1981 की मशहूर फिल्म चैरियट्स ऑफ फायर के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे डोडी। इस फिल्म ने आगे चलकर बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड जीता था। इसके बाद 80 और 90 के दशक में वो कई और प्रोडक्शन से जुड़े रहे, जैसे 1986 में रिलीज FX और 1991 में स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म हुक। जिन लोगों ने इन फिल्मों में उनके साथ काम किया, उन्हें डोडी एक जोशीले और दरिया दिल इंसान के तौर पर याद है। क्रू मेंबर्स के मुताबिक डोडी दिखावे के लिए कुछ नहीं करते थे, वो लोगों के जन्मदिन याद रखते थे, फोन का जवाब देते थे। डोडी फायद असल में अपने पिता के उस भारी भरकम साये से बाहर निकलकर अपनी खुद की एक पहचान बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन जल्द ही किस्मत अपना खेल खेलने वाली थी और डोडी की जिंदगी में एक ऐसी शख्सियत की एंट्री होने वाली थी जो उन्हें पूरी दुनिया की नजरों के सामने ला खड़ा करने वाली थी। अब इस कहानी के टाइमलाइन को थोड़ा पैरेलल लेकर चलते हैं। साल 1981, एक तरफ डोडी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहे थे, दूसरी तरफ ब्रिटेन के सबसे ताकतवर परिवार में एक नई एंट्री हो रही थी।
In February 1981, the waiting was over. Buckingham Palace announced that Prince Charles and Lady Diana were engaged. नाम था डायना फ्रांसिस स्पेंसर। 1981 में डायना की शादी प्रिंस चार्ल्स से हो गई। चार्ल्स राजकुमार थे, साथ ही हेयर अपीयरेंट यानी ब्रिटेन के अगले राजा भी थे, और इसी वजह से डायना अब प्रिंसेस ऑफ वेल्स बन चुकी थीं। शादी का लाइव प्रसारण हुआ, पुराने रिकॉर्ड्स टूटे, करोड़ों लोगों ने इसे टीवी पर लाइव देखा। लेकिन उस दिन लोगों की नजरें चार्ल्स से ज्यादा डायना पर टिकी थीं। डायना की इतनी तस्वीरें खींची गईं जितनी पहले कभी किसी की नहीं खींची गई थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक खौफनाक सच्चाई छिपी थी। प्रिंस चार्ल्स कैमिला पार्कर नाम की एक महिला से शादी करना चाहते थे, यानी डायना और चार्ल्स की शादी महज एक समझौते की तरह निभ रही थी। इसी बीच साल 1986 में डोडी और डायना की जिंदगी एक पल के लिए टकराई। विंडसर में एक पोलो मैच चल रहा था। मोहम्मद अल फायद राज परिवार के पुराने दोस्त थे। उसी पोलो मैच के दौरान डोडी और डायना की पहली मुलाकात हुई। यह सिर्फ एक फॉर्मल मुलाकात थी। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि 11 साल बाद किस्मत इन दोनों को किस मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाली है। उसी साल 1986 में डोडी ने सुजैन ग्रेगार्ड नाम की एक मॉडल से शादी की, लेकिन यह शादी सिर्फ 8 महीने ही टिक सकी। तलाक हुआ। उसके बाद डोडी ताउम्र कुंवारे ही रहे। जैसे जैसे 90 का दशक आगे बढ़ा, डायना की एक एक तस्वीर की कीमत करोड़ों में पहुंचने लगी थी। इनमें से एक तस्वीर तो लगभग 80 करोड़ रुपए में बिकी। डायना जहां जाती मोटरसाइकिल्स का एक जत्था उनके पीछे होता। पपराजी और फोटोग्राफर्स के लिए रातों रात अमीर बनने का यह सबसे आसान तरीका था। डायना के बड़े बेटे प्रिंस विलियम ने बाद में डॉक्यूमेंट्री डायना हर मदर हर लाइफ एंड लेगेसी में बताया कि मोटरसाइकिल्स पर बैठे 30 लोग मेरी मां के पीछे लगे रहते थे। कभी रास्ता बंद कर देते, कभी थूक देते, कभी गाली देते ताकि कोई रिएक्शन आए। कभी कभी वो मां को रुलाने की कोशिश करते ताकि उनकी तस्वीर खींच सकें। प्रसिद्धि अपने चरम पर थी, लेकिन निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। साल 1995 में डायना का एक इंटरव्यू बहुत चर्चित हुआ। बीबीसी के पैनोरमा में दिए गए उस इंटरव्यू को करीब 23 मिलियन लोगों ने देखा था। इस इंटरव्यू में डायना ने कहा कि शाही संस्थान उन्हें एक समस्या के रूप में देखता है और उनके खिलाफ काम कर रहा है, जिसका साफ मतलब था कि वो लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। प्रिंस चार्ल्स से अलग होने के कुछ रोज बाद ही डायना ने अपने पुराने बटलर यानी नौकर पॉल बरेल को एक नोट दिया था। उस नोट में लिखा था कि कोई मेरे एक्सीडेंट की प्लानिंग कर रहा है, मेरी कार का ब्रेक फेल हो सकता है। इसके बाद ही चार्ल्स की शादी का रास्ता साफ हो पाएगा। फिर आया साल 1996। डायना और प्रिंस चार्ल्स का तलाक फाइनल हो गया। ब्रिटेन के सबसे ताकतवर परिवार में एक बहुत बड़ा स्कैंडल जैसा था। जहां तक शादी का सवाल था, डायना से तलाक के बाद चार्ल्स कैमिला से शादी कर सकते थे। कोई कानूनी अड़चन नहीं थी, लेकिन ब्रिटेन की जनता की पूरी सहानुभूति डायना के साथ थी। तलाक के बाद डायना ने तय किया कि वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर अब जिएंगी। इसी आज़ादी के दौर में डायना की जिंदगी में डॉक्टर हसनात खान भी आए। डॉक्टर हसनात एक ब्रिटिश पाकिस्तानी कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं। जुलाई 1997 का वक्त था। डायना अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही थीं, और इसी बीच मोहम्मद अल फायद ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। अल फायद राज परिवार के पुराने जानने वाले तो थे ही, उन्होंने डायना और उनके दोनों बेटों प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी को साउथ ऑफ फ्रांस में छुट्टियां मनाने का न्योता दिया। जगह थी अल फायद का अपना आलिशान यॉट जोनिकल। इसी यॉट पर डायना और डोडी फायद की वो मुलाकात हुई जिसने दुनिया भर के टैबलॉयड्स का नैरेटिव बदल कर रख दिया। डोडी उस वक्त 42 साल के थे। वो लंदन और लॉस एंजल्स के बीच अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तब वो एक दूसरी मॉडल के साथ रिश्ते में थे। उस मॉडल ने बाद में ये दावा भी किया कि उनकी डोडी के साथ सगाई हो चुकी थी, लेकिन डायना के आते ही डोडी ने उसे छोड़ दिया। हालांकि इस बात से ब्रिटिश मीडिया और पपराजी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें सदी की सबसे बड़ी गॉसिप मिल चुकी थी। मीडिया का पागलपन इस कदर था कि समंदर के बीचों बीच इस यॉट पर डायना और डोडी की एक तस्वीर खींची गई। इस एक तस्वीर की कीमत उस वक्त लगभग 500 करोड़ रुपए लगाई गई थी। ब्रिटिश टैबलॉयड प्रेस डायना के पीछे तब से पड़ी थी जब 80 के दशक की शुरुआत में वो पहली बार पब्लिक के सामने आई थी, और तब से पूरे 16 साल तक उन्होंने डायना की शादी, उनके स्ट्रगल्स, उनकी चैरिटी, उनकी दोस्ती और उनके रिश्तों का पल पल का हिसाब रखा था। लेकिन इस बार कैमरे के लेंस से ली गई उन तस्वीरों में डायना इतने सालों बाद पहली बार सच में बहुत खुश और रिलैक्स नजर आ रही थी।
दुनिया भर के अखबारों के फ्रंट पेज पर सिर्फ और सिर्फ डोडी और डायना छाए हुए थे। अगस्त 1997 तक डायना और डोडी कई ट्रिप्स पर एक साथ वक्त बिता चुके थे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन जल्द ही इन दोनों की लाइफ में तूफान आने वाला था। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। इटली में कुछ दिन साथ बिताने के बाद दोनों का लंदन जाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले दोनों ने एक दिन पेरिस में गुजारने का फैसला किया। 30 अगस्त 1997 को डोडी और डायना पेरिस पहुंचे। शनिवार का दिन था। शाम करीब 4:30 बजे वो पेरिस के प्लेस वेंडोम में पहुंचे। यहीं पर रिट्ज होटल था जो मोहम्मद अल फायद का ही था। बाहर पपराजी की भारी भीड़ जमा थी। इस भीड़ से बचने के लिए दोनों को होटल के पिछले रास्ते से अंदर ले जाया गया। वो दोनों होटल के इंपीरियल स्वीट में रुके। शाम ढल रही थी। डोडी अकेले होटल से बाहर निकले। वो पेरिस के मशहूर ज्वेलर रेपोसी के शोरूम गए। कुछ ही देर बाद डोडी के जाने के बाद रिट्ज होटल के असिस्टेंट मैनेजर क्लाउड रूलेट शोरूम गए और वहां से 2 अंगूठियां लेकर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से एक अंगूठी रेपोसी के मशहूर डी माई ओई कलेक्शन की थी, जिसका मतलब होता है मुझसे हां कहो। इस अंगूठी की कीमत लगभग 11.5 लाख रुपए थी। याद रखिए 1997 की बात हो रही है। अब क्या वो सगाई की अंगूठी थी और क्या डोडी उस रात डायना को प्रपोज करने वाले थे? ये एक ऐसा सवाल बन गया जिसका जवाब कभी नहीं मिल सका। क्रिस्टोफर एंडरसन ने अपनी किताब द डे डायना डेड में उस शाम का बहुत बारीकी से जिक्र किया है। उनके मुताबिक डोडी और डायना ने पेरिस के मशहूर रेस्टोरेंट बेनोएट पेरिस में रात के डिनर का रिजर्वेशन कराया था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट और होटल के बाहर पपराजी की बेतहाशा भीड़ जमा है। उन्हें इस बात का भी शक हुआ कि रेस्टोरेंट के अंदर भी कस्टमर बनकर कुछ फोटोग्राफर्स बैठे हो सकते हैं। मीडिया के इस दखल से बचने के लिए ऐन मौके पर उन्होंने अपना रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया और मजबूरन दोनों को अपनी इंपीरियल स्वीट वाले कमरे में ही खाना मंगवाना पड़ा था। रात गहरी हो चुकी थी। डोडी और डायना को रिट्ज होटल से निकलकर आर्क डे ट्रायम्फ के पास स्थित डोडी के अपार्टमेंट में जाना था, लेकिन होटल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। फ्लैश लाइट्स चमक रही थीं। तब तय हुआ कि इन पेपराजी को चकमा दिया जाए। एक प्लान बनाया गया। रात के करीब 12:20 पर प्लान के तहत रिट्ज के मेन गेट से कुछ गाड़ियां निकाली गईं ताकि मीडिया को लगे कि डोडी और डायना उसी में हैं और वो उन गाड़ियों के पीछे भागें। और ठीक उसी वक्त जब मेन गेट पर मीडिया का ध्यान भटका हुआ था, होटल के पिछले दरवाजे से एक काली मर्सिडीज S280 निकाली गई। डोडी और डायना चुपचाप इस गाड़ी में बैठे हुए थे। इस गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर जो शख्स बैठा था उसका नाम था हेनरी पॉल। हेनरी पॉल कोई रेगुलर ड्राइवर नहीं था। वो रिट्ज होटल की सिक्योरिटी का डिप्टी हेड था। उस रात वो ऑफ ड्यूटी था, यानी उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, लेकिन खास तौर पर उसे वापस बुलाया गया था। हालांकि जून 1997 से वो एक्टिंग हेड का काम संभाल रहा था। साथ काम करने वाले उसे एक काबिल, प्रोफेशनल और सबका चहेता इंसान बताते थे। उसे एक ऐसा शख्स माना जाता था जो इस होटल, इसके मेहमानों और यहाँ के तौर तरीकों को बहुत करीब से समझता था। वो किसी भी एंगल से कोई शोफर यानी ड्राइवर नहीं था। उसका काम सिक्योरिटी मैनेजमेंट का था, मेहमानों की गाड़ी चलाने का नहीं। गाड़ी में आगे की पैसेंजर सीट पर डोडी का बॉडीगार्ड बैठा था, जिसका नाम था ट्रेवर रिस जोन्स। जैसे ही वो काली मर्सिडीज पिछले रास्ते से सड़क पर आई, पेपराजी को भनक लग गई। चकमा देने का प्लान फेल हो चुका था। अचानक 20 से 30 मोटरसाइकिल सवार पेपराजी का झुंड गाड़ी के पीछे लग गया। पेपराजी गाड़ी को घेरने और तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे थे। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हेनरी पॉल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मर्सिडीज पेरिस की पोंट डी अल्मा टनल के अंदर घुसी। टनल के अंदर स्पीड लिमिट सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन उस वक्त उस मर्सिडीज की रफ्तार लगभग 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच थी। अंदर घुसते ही एक सफेद रंग की फिएट उनो कार से मर्सिडीज की हल्की सी टक्कर हुई। इतनी तेज रफ्तार में वो हल्की टक्कर काफी थी। गाड़ी का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। मर्सिडीज सीधी जाकर टनल के 13वें खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ी के आगे के हिस्से का चिथड़ा उड़ गया। डोडी फायद और हेनरी पॉल की मौके पर ही मौत हो गई। डायना गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। और यहीं से शुरू हुआ शक और साजिशों का वो दौर जो दशकों तक चलने वाला था। एक्सीडेंट के बाद एम्बुलेंस को वहां पहुंचने और डायना को अस्पताल ले जाने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। ताज्जुब की बात यह थी कि अस्पताल वहां से कुछ ही दूरी पर था।
डायना को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। सुबह करीब 4 बजे प्रिंसेस डायना को मृत घोषित कर दिया गया। ये एक ऐसा एक्सीडेंट था जो पूरी दुनिया को सन्न करने वाला था। जैसे ही सुबह हुई, कई ऐसे सवाल खड़े होने लगे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल था सीसीटीवी फुटेज। रिट्ज होटल से लेकर पोंट डी अल्मा टनल के बीच कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी भी कैमरे में उस मर्सिडीज कार का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन उन 14 कैमरों में से भी कोई फुटेज हासिल नहीं हो सका। कैसे सारे कैमरे एक साथ उस एक गाड़ी को रिकॉर्ड करने से चूक गए? एम्बुलेंस को इतनी देर क्यों लगी? उस रात जब मोहम्मद अल फायद को अपने जवान बेटे की मौत की खबर मिली, तो उनका दुख एक ऐसी शक्ल लेने वाला था जो सीधे ब्रिटेन की हुकूमत, राजशाही और वहां की खुफिया एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करने वाली थी। इकतीस अगस्त 1997 की सुबह पूरी दुनिया की टीवी स्क्रीन पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज, प्रिंसेस डायना और डोडी फायद नहीं रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, पेरिस की उस पोंट डी अल्मा टनल से कुछ ऐसी बातें निकलकर बाहर आने लगीं जो किसी भी आम एक्सीडेंट से बहुत अलग थीं। चीजें बहुत संदेहास्पद थीं। जैसा कि हमने बताया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहे थे और अस्पताल पास में ही होने के बावजूद एम्बुलेंस 1 घंटे से ज्यादा देर से आई थी। इन्हीं सवालों से डोडी के पिता मोहम्मद अल फायद का दुख एक भयानक गुस्से में बदल गया। अल फायद ने सीधे तौर पर इस मौत को एक्सीडेंट मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे एक सोची समझी हत्या कहा और मोहम्मद अल फायद के इस शक को हवा दे रिचर्ड टॉमलिंसन नाम के एक शख्स ने। रिचर्ड टॉमलिंसन एक पूर्व MI6 अफसर था। टॉमलिंसन ने जांच एजेंसियों के सामने आकर साफ शब्दों में कहा कि उस रात गाड़ी चला रहा ड्राइवर हेनरी पॉल और आगे बैठा बॉडीगार्ड दोनों ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। टॉमलिंसन के मुताबिक MI6 काफी वक्त से डायना पर करीबी से नजर रख रहा था। उसने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि जिस तरह से टनल के अंदर यह एक्सीडेंट हुआ और जिस तरह से डायना की जान गई, ठीक वैसा ही एक प्लान MI6 ने सालों पहले सर्बिया के राष्ट्रपति को मारने के लिए भी बनाया था। यह एक बहुत बड़ा आरोप था, लेकिन इस दावे के साथ एक पेंच भी था। टॉमलिंसन की गवाही कितनी पुख्ता है, इस पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि रिचर्ड टॉमलिंसन के बारे में एक सच्चाई ये भी थी कि वो खुद MI6 के खुफिया दस्तावेज लीक करने के जुर्म में जेल जा चुका था और उसे MI6 से निकाला भी जा चुका था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मोहम्मद अल फायद के इल्जाम और ज्यादा संगीन होते जा रहे थे। कई और थ्योरीज सामने आ रही थीं जिन पर ब्रिटेन का हर दूसरा इंसान यकीन करने लगा था। एक बहुत बड़ा दावा यह किया गया कि प्रिंसेस डायना प्रेग्नेंट थी। मोहम्मद अल फायद का कहना था कि डोडी और डायना शादी करने वाले थे और ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि ब्रिटेन के होने वाले राजा का सौतेला पिता एक मिस्र का मुसलमान हो। मोहम्मद अल फायद ने प्रिंस फिलिप को इस साजिश का मास्टरमाइंड करार दिया था। प्रिंस फिलिप ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पति थे। इन थ्योरीज को तब और बल मिला जब एक्सीडेंट के तुरंत बाद कुछ अजीबोगरीब फैसले लिए गए। डायना की मौत के तुरंत बाद अस्पताल में उनके शरीर को बहुत जल्दबाजी में एम्बाम कर दिया गया था, यानी केमिकल लगाकर सुरक्षित कर लिया गया था। आधिकारिक जांच के अनुसार यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अगस्त की भीषण गर्मी के कारण शव तेजी से खराब हो रहा था। अस्पताल में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज नहीं था और प्रिंस चार्ल्स शव को देखने पेरिस पहुंचने वाले थे। लेकिन मोहम्मद अल फायद ने आरोप लगाया कि यह MI6 के आदेश पर किया गया था ताकि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले हार्मोनल साक्ष्य नष्ट हो सकें। साथ ही अल फायद ने यह भी दावा किया कि जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था उस घटना स्थल को भी बहुत जल्दबाजी में साफ कर दिया गया ताकि कोई निशान न रह जाए। मोहम्मद अल फायद ने इन दावों को साबित करने के लिए अपनी दौलत पानी की तरह बहा दी। उन्होंने प्राइवेट जासूस लगाए, वकीलों की फौज खड़ी कर दी। वो ये जंग किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं था कि मोहम्मद अल फायद के इन इल्जामों और इन थ्योरीज की जांच नहीं हुई। साल 2004 में ब्रिटिश पुलिस ने ऑपरेशन पैगेट के नाम से एक बड़ी जांच शुरू की। इस इन्वेस्टिगेशन में इन तमाम एंगल्स जैसे MI6 की साजिश, CCTV कैमरे, एम्बुलेंस की देरी और प्रेगनेंसी की गहराई से जांच की गई। 2 साल बाद इस लंबी जांच रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन की एक अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने जो फैसला दिया वो मोहम्मद अल फायद को पूरी तरह से सुकून तो नहीं दे पाया, लेकिन उसने ब्रिटिश हुकूमत को भी क्लीन चिट नहीं दी।
अदालत ने डायना और डोडी की मौत को महज एक दुर्घटना मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इसे गैर इरादतन हत्या करार दिया। अदालत ने प्रेगनेंसी और MI6 की साजिश के दावों को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया और इस मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पर 2 लोगों को ठहराया गया। पहला, पेपराजी यानी फोटोग्राफर्स का वो झुंड जो उस गाड़ी का पीछा कर रहा था, और दूसरा मर्सिडीज का ड्राइवर हेनरी पॉल। मौत के बाद आई ऑफिशियल फ्रेंच टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में सामने आया कि क्रैश के वक्त हेनरी पॉल के खून में शराब की मात्रा फ्रांस में गाड़ी चलाने की लीगल लिमिट से करीब 3 गुना ज्यादा थी। इस रिपोर्ट में कुछ प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं के अंश भी मिले। इन रिपोर्ट्स पर तुरंत विवाद खड़ा हो गया। हेनरी पॉल के परिवार और कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने सैंपल लेने और उसकी टेस्टिंग के तरीके पर ही सवाल उठा दिए। यह शंका भी जताई गई कि क्या सैंपल्स की सही तरीके से पहचान हुई थी या कहीं उनमें कोई मिलावट तो नहीं हो गई थी। टॉक्सिकोलॉजी रिजल्ट्स की यह बहस इन्वेस्टिगेशन का सबसे टेक्निकली कॉम्प्लेक्स हिस्सा बन गई, जिसमें पैथोलॉजिस्ट्स, ब्लड स्पेशलिस्ट और फॉरेंसिक साइंटिस्ट शामिल थे और वो सब एक बात पर सहमत नहीं थे। दूसरी बार जांच का आदेश दिया गया, लेकिन रिजल्ट्स पहली रिपोर्ट से मिलते जुलते ही थे। इस पूरी घटना में उस सफेद फिएट ऊनो को भी एक बड़े फैक्टर के तौर पर देखा गया। वही गाड़ी जिसकी मर्सिडीज से टक्कर हुई थी, लेकिन उसका ड्राइवर कभी नहीं मिला। माना जाता था कि वो फिएट कार जेम्स एंडरसन नाम के एक फ्रेंच फोटोग्राफर की थी, जिसके कुछ दिन बाद रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। एंडरसन का शव फ्रांस के एक जंगल में एक जली हुई कार के अंदर मिला और इस मौत को फ्रेंच अथॉरिटीज ने सुसाइड करार दिया। हालांकि ये भी उन लोगों के लिए बहस का मुद्दा बन गया जिन्हें लगता था कि यह कोई सोची समझी साजिश थी। एंडरसन की गाड़ी से मिले फिजिकल सबूतों में किसी टक्कर के निशान तो थे, लेकिन फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर्स ने साफ किया कि ये इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये वही गाड़ी थी जो टनल में मर्सिडीज से टकराई थी। डोडी के पिता मोहम्मद अल फायद ने फ्रेंच इन्वेस्टिगेशन के नतीजों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। शुरू से ही उनका यही कहना था कि उनके बेटे और डायना को जानबूझकर मारा गया है और ये कोई एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो फ्रेंच इंक्वायरी और 2008 में खत्म हुई ब्रिटिश इंक्वेस्ट दोनों का एक ही नतीजा था। जब हेनरी पॉल उस गाड़ी में बैठे तो वो नशे में धुत थे। जांच खत्म हो गई, अदालत का फैसला आ गया, लेकिन मोहम्मद अल फायद ने इस फैसले को कभी दिल से नहीं माना। वो ताउम्र दुनिया से यही कहते रहे कि उनके बेटे का कत्ल हुआ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, अल फायद ने अपने बिजनेस एम्पायर को समेटना शुरू कर दिया। साल 2010 में जिस हैरोड्स को हासिल करने के लिए उन्होंने कभी बड़ी और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी, उसे इन्होंने बेच दिया। कतर के इन्वेस्टर्स ने हैरोड्स को 1.5 बिलियन पाउंड्स में खरीद लिया था। मोहम्मद अल फायद अब पब्लिक लाइफ से दूर हो चुके थे और 30 अगस्त 2023 को, यानी डोडी की मौत के ठीक 26 साल बाद, उसी दिन लंदन में मोहम्मद अल फायद की मौत हो गई। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। दशकों तक दुनिया ने मोहम्मद अल फायद को एक ऐसे पिता के रूप में देखा था जो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहा था, एक पीड़ित इंसान। लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी लेगेसी पूरी तरह से तार तार हो गई। उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। BBC की एक डॉक्यूमेंट्री और रिसेंट पुलिस रिपोर्ट्स के हवाले से एक ऐसा सच बाहर आया जो सालों से हैरोड्स की चमचमाती दीवारों के पीछे दबा हुआ था। एक दो नहीं बल्कि 200 से ज्यादा महिलाओं ने मोहम्मद अल फायद पर सीधे तौर पर रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट और शोषण के गंभीर आरोप लगाए। ये वो लड़कियां थीं जो हैरोड्स में काम करती थीं और इस सब के बीच डोडी फायद। डोडी ने अपनी पूरी जिंदगी उस पिता के साए और उसकी दौलत से बाहर निकलकर खुद को साबित करने में लगा दी। लेकिन आज इतिहास के पन्नों में वो महज एक पैसेंजर सीट पर बैठा इंसान बनकर रह गए। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी भी दूसरों की शर्तों पर चली और जिसकी मौत भी किसी और की कहानी का हिस्सा बनकर रह गई। तो ये थी कहानी अरबपति मोहम्मद अल फायद के बेटे डोडी अल फायद की और प्रिंसेस डायना से उनके रिश्ते की। किस्सा का एपिसोड लिखा था रोहित ने, कैमरे पर रिकॉर्ड किया इरशाद ने। खबरगांव देखते रहिए। शुक्रिया।